चलिए आज हाल के सालों की सबसे पेचीदा और विवादित कहानियों में से एक की तह तक चलते हैं। एप्स्टीन फाइल्स की गाथा। ये कहानी 2025 में एकदम से सुर्खियों में आ गई जब एक हाई प्रोफाइल आरोप ने शक्तिशाली नामों की एक रहस्यमयी लिस्ट को लेकर जनता के मन में खलबली मचा दी। देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले एक बात साफ करनी बहुत जरूरी है। जो आधिकारिक फाइल्स हैं और जो एक रहस्यमयी लिस्ट की बात होती है, ये दोनों असल में दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और यही जो फर्क है ना, इसी को लेकर सारी बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ है सरकार के आधिकारिक बयान और दूसरी तरफ है जनता का गहरा शक। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने तो साफ साफ कह दिया कि ऐसी कोई ब्लैकमेल लिस्ट कभी मिली ही नहीं। लेकिन उनके इस बयान का असर क्या हुआ? बिल्कुल उल्टा। अटकलों का बाजार और गर्म हो गया। और ऊपर से जब एलन डेरेशोविच जैसे लोग, मतलब वो इंसान जिसने एप्स्टीन की शुरुआती डील करवाने में मदद की थी, वो ऐसी गोलमोल बातें करने लगे तो समझिए कि इस आग में और घी पड़ गया। तो सवाल ये है कि इतना शक, इतना अविश्वास आया कहाँ से? इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में वापस जाना होगा, एक ऐसे कानूनी समझौते पर जिसे जीवन भर का सौदा कहा गया है। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ 2005 में, जब एक 14 साल की लड़की ने हिम्मत दिखाकर आरोप लगाया। जल्द ही पहले लोकल पुलिस और फिर FBI ने भी जांच शुरू कर दी। लेकिन मामला जैसे ही तूल पकड़ने लगा, पर्दे के पीछे एक सीक्रेट डील हो गई और बस पूरा फेडरल केस ट्रायल तक पहुंचने से पहले ही दफन हो गया। और सबसे कमाल की बात सुनिए, ये डील सिर्फ एप्स्टीन को बचाने के लिए नहीं थी। नहीं, इसने तो उसके सारे कथित साथियों को भी पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई से बचा लिया। और ये सब कुछ जनता और पीड़ितों से छिपाकर किया गया था। बाद में तो जब ये समझौता सामने आया तो अदालतों ने भी इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे एक अजीब व्यवस्था कहा। मतलब साफ साफ बोला कि ये डील बनाई ही इसलिए गई थी ताकि पीड़ितों को चुपचाप और जल्दी से जल्दी रास्ते से हटाया जा सके। और यही जो सीक्रेसी की नींव रखी गई थी, उसी पर 2025 में एक जबरदस्त राजनीतिक बवंडर खड़ा हो गया। 2025 में तो जैसे तूफान ही आ गया। जून में एलन मस्क का एक ट्वीट आता है और नवंबर आते आते ये मामला कांग्रेस पहुंच जाता है। और दबाव देखिए, इतना ज्यादा था कि हाउस और सीनेट दोनों ने मिलकर एक कानून पास कर दिया जिसने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो इन फाइल्स को पब्लिक करे। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। भले ही कानून बन गया, पर जिन लोगों के हाथ में फाइल्स जारी करने की जिम्मेदारी थी, वही इसे टालने की और इसमें रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे। तो भाई, इतनी सारी राजनीतिक खींचतान के बाद जब ये दस्तावेज सामने आए तो उनमें था क्या आखिर? 33,000 से भी ज्यादा पन्ने। सोचिए जरा। हालांकि ज्यादातर बातें तो पहले से ही पब्लिक को पता थीं। जो असली चीजें निकली वो थीं ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस में। और इन्हीं फाइलों में से एप्स्टीन के खुद के शब्द मिले। एक टेक्स्ट मैसेज में वो डींगे हाँक रहा है कि उसमें इतनी ताकत है कि वो उस वक्त के प्रेसिडेंट को भी गिरा सकता है। इससे पता चलता है कि वो खुद को कितना पावरफुल समझता था। इन डॉक्यूमेंट्स से एक बात तो साफ हो गई कि एप्स्टीन के कनेक्शन हर बड़ी जगह थे। टेक की दुनिया के दिग्गजों से लेकर बड़े बड़े शिक्षाविदों और जाहिर है पॉलिटिशियंस तक। हाँ, ये बात और है कि हर किसी के साथ उसका रिश्ता एक जैसा नहीं था। और यहीं आकर हम उस सवाल पर पहुंचते हैं जो इस पूरी कहानी के बाद भी हमारे सामने जस का तस खड़ा है। इतनी फाइलें सामने आने के बावजूद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इशारा दे दिया है कि भाई अब आगे कोई जांच नहीं होगी। इस पर पीड़ितों के वकीलों का कहना था कि ये तो सरासर अपनी जिम्मेदारी से भागना है, वो भी कायरता के साथ। तो अब एक मौलिक टकराव की स्थिति है। एक तरफ जनता है जो पूरी जवाबदेही चाहती है और दूसरी तरफ सरकार है जो कह रही है कि ये केस अब एक तरह से बंद हो चुका है। और इस पूरे मामले का निचोड़ शायद एक फेडरल जज की इस बात में है। उन्होंने जो कहा वो सोचने पर मजबूर करता है कि हो सकता है सरकार का मकसद कभी पारदर्शिता लाना था ही नहीं, बल्कि सिर्फ पारदर्शिता का एक भ्रम पैदा करना था। और यह हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या असली सच कभी पूरी तरह से सामने आ भी पाएगा?